नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। ममता सरकार पर गहराता विश्वास का संकट। आखिर क्यों आम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार पर और ममता दीदी पर, जो एक समय उनकी स्ट्रीट फाइटर हुआ करती थी। आज वही लोग जो सड़कों पर हैं वो अपनी मुख्यमंत्री पर विश्वास आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे हिंदू पर्व त्योहारों पर असहनशीलता क्यों। देश भर में बप्पा गणपति की पूजा की धूम है, लेकिन कुछ लोगों को यह उत्सव आखिर क्यों नहीं रास आ रहा है। क्या है इसके पीछे का एजेंडा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कश्मीर में सियासी संग्राम की। अलगाववादी नेताओं के मैदान में आने से आखिर कौन है असहज। बात होगी एलजी मनोज सिन्हा के राहुल गांधी को दी गई चुनौती की भी। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हरियाणा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। कुर्सी के लिए आपस में लड़ेंगे इंडी गठबंधन के सहयोगी। उधर बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ आर पार की स्थिति। कल हुई थी पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ, आज बाजार बंद। सड़कों पर उतरा व्यापारी वर्ग। गणपति पूजा पर हमले से लेकर शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण जैसे मुद्दों पर हमलावर हुई बीजेपी। संबित पात्रा ने कहा, शिमला में तुष्टीकरण की हो रही राजनीति। ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर भी किए वार। कहा, गणपति पूजा पर राजनीति करता है इंडी गठबंधन। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय घोटाले के सिलसिले में ईडी की छापेमारी। डॉक्टर रेप मर्डर केस में गुनाहगारों को जल्द सजा की मांग के साथ जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। बातचीत को लेकर आंदोलनकारी डॉक्टर्स और सीएम ममता बनर्जी आमने सामने। सीएम ने कहा, बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं मानेंगे। डॉक्टर्स ने रखे 5 सवाल। कहा, बातचीत का हो लाइव प्रसारण। और भारत नागरिक उड्डयन पर दिल्ली में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुरक्षा और स्थिरता बढ़ावा देने के लिए दिल्ली घोषणा पत्र अपनाने का करेंगे ऐलान। तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो प्रदर्शन हो रहा है और डॉक्टर्स और ममता बनर्जी की सरकार, मुख्यमंत्री स्वयं कहीं ना कहीं आमने सामने है। तो ममता सरकार पर आखिर ये जो विश्वास का संकट है वो क्यों गहरा रहा है। उनके ही लोग, उनके ही राज्य के लोग, छात्र आखिर अपनी मुख्यमंत्री पर विश्वास क्यों नहीं जमा पा रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और हत्या के विरोध में हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स ने बंगाल सरकार की उनके साथ बातचीत परवान नहीं चढ़ पाई है, बातचीत नहीं हो पाई है। बंगाल सरकार ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। राज्य की स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने कुछ शर्तें लगाई हैं, यानी डॉक्टर्स ने कुछ शर्तें लगाई हैं और डॉक्टर्स खुले मन से बैठक करने के लिए तैयार नहीं है। ये आरोप जो है वो राज्य सरकार ने लगाया। वहीं आंदोलनकारी डॉक्टर्स का कहना है कि हमने अब तक जो कुछ भी कहा है उसके अलावा कोई भी नई शर्त नहीं लगाई गई है। हमने उस बैठक में खुले मन से जाने की योजना बनाई थी, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए राजी नहीं है। इससे पहले डॉक्टर्स ने राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में कहा था कि मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित अधिकतम 15 प्रतिनिधियों के बजाय बैठक में कम से कम 30 प्रतिनिधियों को अनुमति दी जाए। केवल उनकी मांगों पर ही बातचीत की जाए। बातचीत का टीवी पर सीधा प्रसारण किया जाए और चर्चा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में ही हो।
तो गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद गतिरोध टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को न्याय नहीं मिलेगा, हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टर्स का कहना है कि मुख्यमंत्री जहां चाहें जब चाहें वार्ता कर सकती हैं, लेकिन इस बातचीत का सीधा प्रसारण होना चाहिए। डॉक्टर्स की मांग है कि कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, राज्य के स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक को उनके पदों से हटाया जाए। तो सवाल यह है कि छात्रों को अपनी सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? वो सीधे प्रसारण की वार्ता के दौरान वार्ता की बात क्यों कह रहे हैं कि जब वार्ता हो तो सीधा प्रसारण हो? आखिर क्या वजह है कि छात्रों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है? क्या ममता सरकार का इकबाल खत्म होने के साथ साथ आम लोगों के बीच उनका यकीन भी अब खत्म हो रहा है? तो यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर अपने ही नेता पर क्यों नहीं जो यकीन कर पा रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं। और टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि हम प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। वो जो प्रोसेस है उसके बारे में अभी हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम लोग का ये उम्मीद है, जस्टिस का जो नारा है वो तो हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये गरीबों लाखों पेशेंट जो हैरास्ड हो रहा है उसका ऊपर जो इनजस्टिस हो रहा है वो भी खत्म होना चाहिए। जो डॉक्टर लोगों जिसका खिलाफ उसका ये प्रोटेस्ट है, हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स की मांग है कि राज्य सरकार द्वारा बैठक की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चर्चा का सीधा प्रसारण किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास चर्चा के सभी माध्यम खुले हैं, लेकिन हमारी कुछ पूर्व शर्तें अनुचित नहीं हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हमने डिमांड किया था कि इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए ताकि सारे तरफ में जो स्वच्छता है, जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मेंटेन ताकि हो। तो उन्होंने जो बोला कि डॉक्टर्स बार बार एक शर्त रख रहे हैं बैठने के लिए, तो हम लोग वहां पे क्लियरली बोलना चाहते हैं कि उनके तरफ से जो मेल आया था उसमें मैक्सिमम 10 पीपल बोल के जो शर्त का बात है उन्होंने ही ये पहले स्टार्ट किया था। आज जो हेल्थ का मिनिस्ट्री से प्रेस रिलीज किया उसमें बताया कि जूनियर डॉक्टर्स बहुत सारा शर्त दे रहे हैं। ये तो कोई शर्त नहीं है, ये पीपल का डिमांड है। हम लोग बताइए कि हमारा डिमांड है, उस डिमांड से ही हम बातचीत करेंगे। ये तो कोई शर्त नहीं है। गवर्नमेंट जो बोल रहा है और उसका लॉयर मिस्टर कपिल सिब्बल वो जो बता रहा है उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। हमारे पास ओपीडी नंबर्स है, 5 दिन के अंदर 1 लाख पेशेंट्स को ओपीडी का रजिस्ट्रेशन मिला है। तो वो नंबर्स गवर्नमेंट नंबर्स है और गवर्नमेंट के लॉयर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा इंफॉर्मेशन कोट कर रहा है कि डेथ्स हुए हैं, पेशेंट्स को नेग्लेक्ट कर रहा है। वेयर इन रियलिटी, इन द ग्राउंड रियलिटी, आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर कपिल सिब्बल टू कम टू द ग्राउंड, टू कम टू एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड चेक आउट। हमारे ये आंदोलन जारी रहेंगे और तब तक जारी रहेंगे जब तक सीएम हमारे ये डिमांड्स नहीं फुलफिल कर रहे। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पूरे प्रकरण पर ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार प्रदर्शन करने वालों पर पॉक्सो एक्ट लगा रही है, लेकिन न्याय दिलाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अभी जघन्य अपराध हुआ है एक बिटिया को लेकर, एक डॉक्टर को लेकर। उसके पश्चात जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, आम जनता कर रही है, तो बंगाल की सरकार ने इनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट पॉस्को एक्ट लगाया है। पहले ये ड्रग के ऊपर एनडीपीएल का केस लगाते थे, कोर्ट ने एनडीपीएल का केस बंद कर दिया है कि आप जितना ड्रग नहीं है बंगाल में उससे अधिक तो आपने एनडीपीएल के केस लगा दिए, तो अब ये पॉस्को का केस लगा देते हैं। तो पॉस्को का केस इन्होंने ये जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं और कुछ कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर लगाया, जो आम जनता है।
तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया कि यह केस निराधारित लग रही है, कोई आधार नहीं है, इसके आधार पर हम जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते हैं। यह जजमेंट दिया कोर्ट ने। इस कारण से जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर की भावना लाना, so that they become committed, so that they become surrendered in front of Abhishek Banerjee and Mamata Banerjee. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए कोलकाता चलेंगे, जहां से लाइव हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो विश्वास का संकट है, मैं इसको यही कहूंगा कि विश्वास का संकट आखिर क्यों गहराया हुआ है। छात्र कह रहे हैं कि पूरी जो प्रक्रिया है, जो बातचीत हो, उसका सीधा प्रसारण हो, जबकि ऐसा कभी इसके पहले देखने में मिला नहीं है। तो क्या ममता बनर्जी पर, उनकी सरकार पर छात्रों को भरोसा नहीं रह गया है? देखिए निखिल, पहले मैं 2-3 ब्रेकिंग न्यूज कर दूं जी। अभी आपका ये रिपोर्ट चलते चलते ब्रेकिंग न्यूज आया कि चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत की तरफ से और एक चिट्ठी अभी डॉक्टर के पास पहुंचे हैं और आज शाम को 5 बजे चीफ मिनिस्टर मिलने के लिए तैयार है, ऐसा बताया गया। लेकिन ये बताया गया कि 15 लोगों से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते और लिखा गया है कि ये लाइव टेलीवाइज नहीं हो सकते, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी के बारे में कोई सवाल है तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है। अभी ये ब्रेकिंग न्यूज पूरे देश के सामने मैं रखना चाह रहा था। ये अभी जूनियर डॉक्टर का मीटिंग जारी है, जिसको जीबी कहते हैं, जनरल बॉडी मीटिंग। वो जहां पे धरना स्थल है वहां पे मीटिंग जारी है और इसके बाद ये क्या 5-पौने-5 बजे तक इन लोगों को सेक्रेटेरिएट पहुंचने के लिए बताया गया। तो हम इसका इंतजार करेंगे कि स्थिति क्या है और क्या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो आप भरोसा की बात कह रहे हैं ना, ये भरोसा की बात ममता बनर्जी खुद ने धीरे धीरे करके अपने ऊपर से भरोसा लोगों को उठाया, उन्होंने जिम्मेदारी लेकर। क्योंकि देखिए बात वहीं पे शुरू हुआ। मैं अगर इस तरह से मतलब काफी कटु बातों में ये बताऊं कि एक क्राइम हो सकता है, ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक क्राइम हो सकता है। लेकिन वहां पे जो प्राइम सस्पेक्ट है डॉक्टर संदीप घोष, उनको 4 घंटे में दूसरे अस्पताल में प्रिंसिपल बनाकर भेजा जाता है। वहीं से सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया वहीं से। और जब पता चला कि ये जो आरजी कौर हॉस्पिटल है, इस आरजी कौर हॉस्पिटल में पहले जो डेप्यूटी सुपर हुआ करते थे अख्तर अली, जो नॉन मेडिकल डेप्यूटी सुपर है, इन्होंने ये सारे के सारे जो आरोप है, ये आरोप 2021 में लिखकर सरकार को दिया और उसके तुरंत बाद इस अख्तर अली को दूर किसी जगह पे ट्रांसफर कर दिया गया था। ये सब कुछ सामने आने के बाद पूरे सिर्फ डॉक्टर का नहीं, पूरे समाज का भरोसा टूट गया है ये पूरे सिस्टम से। और अब तो बिटिया का जो जस्टिस है वो तो है ही, साथ ही साथ डॉक्टर का कहना है कि बिटिया का जस्टिस तो दूर की बात है, हो सकता है कि उनके जो गुनहगार है हमारे बीच बैठे हुए हैं और आपका जो पुलिस का कमिश्नर है, आपका जो हेल्थ सेक्रेटरी है, बाकी जो लोग हैं वो सारे मौजूद है। इन लोगों के बीच हम कैसे अपने काम पर लौट आ सकते हैं? क्योंकि वो जो माहौल 9 अगस्त के पहले हुआ करता था वो माहौल अभी भी है। तो इस माहौल बदलने की कोई कोशिश सरकार की तरफ से नहीं किया गया है निखिल जी। जब आपने कहा कि माहौल बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है, आज बातचीत जरूर हो सकती है। हो सकता है कि जो आपने बताया कि 5 बजे वो बातचीत परवान चढ़े, आपने बताया कि जनरल बॉडी मीटिंग की अभी मीटिंग हो रही है और उसमें तय किया जाएगा। लेकिन जब विश्वास नहीं है तो बातचीत आखिर परवान कैसे चढ़ेगी? एक बात। दूसरी बात, दूसरा ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो छात्र हैं, दरअसल जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं इनकी? देखिए, इनका पहला मांग है, अगर जस्टिस की बात छोड़ दे, वो तो कानूनी प्रक्रिया है, वो तो है ही। लेकिन उनका कहना है कि जो पुलिस कमिश्नर इस तरह से पूरे बात को छिपाने के लिए लीड किया था, उस पुलिस कमिश्नर अपने पद पर अभी भी है। हो सकता है अगर आज मीटिंग हो तो मीटिंग में भी हाजिर रहे। वो सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। दरअसल चलिए, आप अपनी बात जारी रखें। दरअसल ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, जो आपने भी बताई है, वो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा विराम दिया है प्रसेनजीत, कि बंगाल सरकार ने स्वीकार की है डॉक्टर से बैठक की मांग और शाम 5 बजे होगी बैठक। जो जानकारी आपने दी है वो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से
बता दें कि ये शाम 5 बजे की बैठक प्रस्तावित है। बैठक की वीडियोग्राफी की जा सकेगी, लेकिन लाइव टेलीकास्ट नहीं हो सकेगा, जैसा कि आपने अभी जानकारी दी है। बंगाल सरकार ने स्वीकार की है डॉक्टर से बैठक की मांग और 15 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे इसमें। तो ये सारी जानकारी जो आपने दी है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बंगाल सरकार ने स्वीकार की है डॉक्टर से बैठक की मांग। 15 से ज़्यादा, एक पेज ज़रूर इसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये बात समझ में आ सकती है कि अगर लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा तो कम से कम वीडियोग्राफी होगी। तो जिस ट्रांसपेरेंसी की बात डॉक्टर्स कह रहे हैं वो उस वीडियोग्राफी से शायद उन पर वो मांग सके, लेकिन 15 से ज़्यादा प्रतिनिधि नहीं होंगे। 30 प्रतिनिधियों की बात प्रसेनजीत कह रहे थे, जो डॉक्टर्स थे, एजिटेटिंग डॉक्टर्स, अब उनको कहा जा रहा है कि 15 से ज़्यादा प्रतिनिधि नहीं होंगे। कैसे ये सारा मामला बैठता हुआ नजर आएगा आपको? नहीं, वही निखिल, चर्चा उन लोगों के बीच जारी है। दो चीजें हैं इसमें, जो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कहला जा रहा है, ये सरकार की वीडियो रिकॉर्डिंग या दोनों तरफ से वीडियो रिकॉर्डिंग, इस ऊपर भी चर्चा जारी है डॉक्टर के बीच। उनका जो जनरल बॉडी मीटिंग है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो 15 और 30 के बीच का जो टकराव है, इसका एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बंगाल में जितने सारे सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम्स है, और ये सारे लोग एक साथ इस हड़ताल में और इस आंदोलन में शामिल है। उनमें से कौन सी अस्पताल की, कौन सी मेडिकल कॉलेज की रिप्रेजेंटेटिव को रखा जाए इस मीटिंग में और किसको नहीं रखा जाए, ये समझना, ये तय करना डॉक्टर के लिए मुश्किल है। इसीलिए 30 के 30 मेडिकल कॉलेज की एक प्रतिनिधि कम से कम हो, ये लॉजिक के कारण ही डॉक्टर के तरफ से, जूनियर डॉक्टर की तरफ से 30 लोग बताया गया। ऐसा नहीं है कि भीड़ बढ़ाने के लिए बताया गया था, इसमें भीड़ कुछ है ही नहीं। ये दो बातें हैं। तीसरी बात मैं जो कह रहा था कि जो मांगे हैं, मांग में से एक ये जो बता रहा है कि जो विनीत गोयल है पुलिस कमिश्नर, वो अभी भी अपने पद पर बरकरार है। जो हेल्थ सेक्रेटरी है नारायण स्वरूप निगम, वो अभी भी अपने पद पर टिकी हुई है। फिर जो डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन और डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज, ये दोनों अपने पद पर है। जो ये बड़ा ताजुब है दरअसल, जो ये बड़ा देखने में ताजुब है कि जिन लोगों को डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स जिनके ऊपर पिन पॉइंटेड उंगली उठा रहे हैं, उनको भी अभी तक क्यों अपने पास चिपकाए घूम रही है। मैं तो यही शब्द कहूंगा कि क्यों सरकार उसको अपने साथ चिपकाए घूम रही है ऐसे अधिकारियों को, और अगर क्यों ऐसा कर रही है। और ख़ास तौर पर आपने जैसा कि देखा कि जो डॉक्टर संदीप घोष के साथ में जो हुआ, जिस तरह से 4 घंटे में उनको दोबारा रीपोस्टिंग दी गई, ये सारी चीज़ें जो है, ये और एक तरह से कहा जाए कि आग में इसने घी डालने का काम किया। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत, और इस तमाम ताज़ा अपडेट के लिए जो आपने हमारे साथ साझा किए। और यहाँ से आपको लिए चलेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की एक प्रेस ब्रीफिंग की तरफ। Very good afternoon to all of you, and first of all, thank you very much for joining, all the press and my colleagues and other people. So what I plan to do is maybe just quickly, instead of telling briefly about all the mission Mausam, maybe I thought of maybe presenting 10 slides so that you can get the points, whatever the important points about the mission Mausam. Then we can have a discussion about, maybe you can ask questions or anything, then we can have a discussion. So maybe you can put up a presentation quickly. The camera can be removed from that. हमारे लोग थोड़ा पीछे चल जाए, सुनो, our people can go back, no? मीडिया लोगों को आगे बढ़े, प्लीज कम हियर। Okay.
So this project name is basically, as you all know, that it is a mission MOUSM. So as you all know that there are two complexity we try to address from this. One is the importance of how we can go for improve the weather forecast. And second thing is when we are trying to do something, but the weather pattern also changing something. So these are the two things we want to address. That is why we started with this Mission MOUSM. So first and foremost, I thank the government for immediately understanding our difficulty as well as the importance of the weather forecast for the various sectors. So I thank the government of India for quickly taking up and immediately approve this Mission MOUSM. So when you talk about this project, majorly, next slide. So the main objective, of course, it is basically to strengthen the various component of observations. And why we need to strengthen the observations? Because we need to improve the forecast. And not only for both spatially and temporally, but most importantly, vertically. That is more important. Because the spatial observation is one thing, but more important is the vertical observation. If you know that the forecast accuracy we always validate, when we try to validate how much data goes from the vertical data, that much improvement you get it. That's why we understood that one. So that's why we are majorly focusing on observation in the vertical column and not majorly on the spatial domain. So there are three important objectives. One is improve the forecast. Number two is, can we do some science on weather interventions? I will come back to that. What is that? Basically, we are going for, in the long term, we plan to go for weather management through weather modification. What is weather management in simple nutshell? Now weather is managing us, whether we can manage weather. That's the idea. For that, we should know more than what we know. That's the basic things. And of course, we want to improve the air quality forecast. Though the observations of air quality and other things by MOEF and CCC, but we try to take their data and try to forecast how best we can improve our forecast. That's the objective. So finally, we want to make Bharat weather ready and climate smart. I mean climate smart means we have a lot of observations for hundreds of years, whether we can make use of that for the future, any of the operational utility, as well as the weather, how it is changing, we can catch up. And this next one is, these are the four pillars we are trying to address in this mission. One is, as I mentioned, strengthening the observations. It is not only in situ observation, but also remote sensing. Maybe you can take it radars, or you can take satellites, or many other things. Basically, we are trying to strengthen the observations. And second thing is, we want to have observations. Certain observation is mainly meant for assimilation, so that model initial condition is good, so that your what is called further forecast will be better. But certain observations to understand the processes, suppose within the cloud or within sub-mesoscale, what is happening? You don't know still much. So how to understand that process? So the observation requirement for understanding the process as well as assimilating, so that we can reduce the initial condition for the better forecast. These are the two purposes we are doing observation. So that's why I mean to say the better understanding is mainly this understanding. We are trying to do that cloud parameterization. How when a cloud forms, how it is condensed, when it will be making a rainfall, all these processes we try to understand. And the third one is we want to have improve the model. The model improvement comes only from the second, better understanding. The cloud parameterization scheme what we are using presently, that we want to improve. And apart from that, we want to fuse the model of physics-based numerical model plus data-driven AIML. Both the things we try to fuse them so that we can have a better forecast. Because even physics-based numerical model, there is a limitation because we have a lot of assumptions. So we have to reduce the error. That means we need to use AIML. And the last one is, of course, we need to train the manpower. And finally, we need to disseminate in a better format or better way to go ahead. In this process, we are also internationally
in the UN has started the initiative that is early warning for all. That means two things: no observations, whatever is happening, no weather system should not be unnoticed. Number one. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मिशन मौसम जो कि कल कैबिनेट ने अपने महत्वपूर्ण फैसलों में जिसकी घोषणा की थी उसके बारे में वो विस्तार से जानकारी दे रहे थे। फिलहाल अपने इस वक्त में जो खबरें हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे कि हिंदू पर्व त्योहारों पर असहनशीलता क्यों। आखिर ये मन में जब भी हिंदुओं के चाहे वो गणपति बप्पा मौर्य की आजकल जो पूजा है, जो उसकी धूम है, उस बीच में आप तमाम इस तरह की खबरें देख रहे होंगे जब असहनशीलता देखने को मिलती है, जब इस तरह के जुलूसों पर, जब इस तरह की जो परिक्रमाएं होती हैं, जो पूजा अर्चना होती है, उस पर पत्थरबाजी तक होती है। देश भर में बप्पा गणपति की पूजा की धूम है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव लोक उत्सव के रूप में मशहूर है, जन जन इसको मनाता है, लेकिन कुछ जगहों पर इस उत्सव को लेकर एक समुदाय की ओर से पत्थरबाजी और हिंसा की भी साजिशें हुई हैं। गुजरात और सूरत के बाद अब गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान कर्नाटक के मांड्या में भी एक समुदाय ने जमकर पत्थरबाजी की है। गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना ने स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया। कई लोग घायल हो गए और देखते ही देखते उत्सव का नजारा मातम में तब्दील हो गया। तो आप सोचिए कि कहां उत्सव मनाया जा रहा था और कहां वो मातम में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि मांड्या के गांव बद्री कोपलू में कुछ युवकों ने के जुलूस को मैसूरू रोड स्थित दरगाह के पास रोक दिया गया। दो गुटों में आपस में कहासुनी होने लगी और उसके बाद ये हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि मस्जिद तक पहुंचते ही अचानक पथराव शुरू हो गया। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए 46 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि कांग्रेस सरकार दोषियों को बचा रही है। आज हिंदू संगठनों ने मांड्या बंद का आह्वान किया है। बीजेपी के नेता घायलों से मिलने के लिए घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वोट की सियासत में एक समुदाय के अंदर इतनी असहनशीलता क्यों बढ़ गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटी और इस्लामिक पार्टियों ने सत्ता संभाली तो वहां हिंदुओं को पूजा के लिए नया फरमान जारी किया गया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा है कि मस्जिदों में अजान के वक्त हिंदू पूजा पाठ नहीं करेंगे। अजान के वक्त हिंदू समुदाय के लोग भजन सुनने, लाउडस्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उस पर बिना वारंट के गिरफ्तारी किया जाएगा। यानी कि अंग्रेजों का जो सख्त कानून था उससे भी आगे। शिमला में हिंदू बहुल इलाकों में सरकारी जमीन पर अवैध 5 मंजिला मस्जिद का निर्माण हो जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध है। तो आप सोचिए कि किस तरह की सियासत है। संविधान की धार्मिक आज़ादी किसी भी समुदाय को अपनी आस्था, पर्व, त्योहारों की अभिव्यक्ति की इजाज़त देता है, उसको मनाने की इजाज़त देता है, लेकिन हिंदू त्योहारों को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में इतनी असहनशीलता क्यों दिखाई जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंदू को हिंसक बताते हैं, लेकिन उनकी ही सरकार कर्नाटक में एक धर्म विशेष को शोरूम जलाने के लिए धार्मिक जुलूस पर पथराव करने की आज़ादी आखिर क्यों देते हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री डीएमके नेता स्टालिन के सनातन को नष्ट करने वाले बयान का समर्थन करते हैं। पार्टी अध्यक्ष खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे सनातन को बीमारी बताते हैं।
तो फिर उस राज्य में गणपति उत्सव पर पथराव चौंकाता नहीं है। ये तो लाजमी है कि अगर इस तरह के बयानबाजी होगी तो पथराव उसी की परिणति है। और अब इस पूरे प्रकरण में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरम क्या कुछ कह रहे हैं, परमेश्वरन साहब को भी आइए सुन लेते हैं। And now everything is under control. We have arrested about 52 persons on both the sides. They have lit fire and all that. All that has been controlled. Nothing to worry now. Senior officers are camping there, and we have sent additional force. There should not be any further trouble. No, we had placed KSRP platoon. All precautionary measures were taken. It is not that it was totally neglected or anything like that. But incident has happened. Yes, we will take all the measures, whatever is necessary. और भाजपा सांसद शोभा करांदले ने भी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। सिद्धारमैया हिंदुओं का खिलाफ है। सिद्धारमैया केवल माइनॉरिटी का अपीजमेंट कर रहे हैं। एंड उधर क्या गलती हुआ उसको प्रोटेक्ट करने का काम सिद्धारमैया एंड सिद्धारमैया का मंत्री लोग कर रहे हैं। मैं मांग करती हूँ तुरंत कौन कल्प्रिट है उसको अरेस्ट करना चाहिए। एंड आप केवल हिंदुओं का अरेस्ट किया एंड खुद हिंदुओं ने उधर पत्थर खाया, उसका दुकान जल गया, हिंदुओं का केस लगा। ये क्या चल रहा है कर्नाटक में? और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। राहुल सिंह काजला जो कि कांग्रेस के नेता हैं, जुड़े हुए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अतीकुर रहमान जो कि रिसर्चर हैं इस्लामिक स्टडीज़ के, जुड़े हुए हैं। अतीकुर रहमान साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विनोद जी, आपके साथ अगर शुरू करना चाहें, ये किस तरह की सियासत आप देखते हैं? मैं इसको सियासत शब्द इसलिए कहूँगा क्योंकि तमाम जगहों पर जहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हैं, चाहे वो गुजरात की बात हो, सूरत की बात हो, मांड्या की बात हो, जहाँ जहाँ पर इस तरह से पथराव हो रहे हैं और उसको किस तरह से डिफेंड किया जा रहा है। ये अभी जो आपने अभी हमारी रिपोर्ट देखी कि प्रियांक खड़गे से लेकर के और जो तमाम तरह की जो इसमें बयानबाजी होती है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को डिफेंड करने के लिए आगे आती है। तो क्यों ना इसको तुष्टीकरण की राजनीति कहा जाए? लेकिन पिछले 1 हफ्ते में अब जब ने देखा कि जब से गणपति उत्सव का ये पूरे देश में एक धूम से मची है, और उस धूम में आप देखिए कि एक तरफ जो लोग हैं वो गणपति बापा मोरिया के लेके और सुबह शाम उठ की आरती और जो विसर्जन के भी लगे हाथ में, वो भी एक कार्यक्रम होता रहता है। और इसी हफ्ते में आपने देखा कि पहले गुजरात के सूरत में किस तरह से गणपति विसर्जन, मूर्ति के विसर्जन के समय में उनका पे पथराव हुआ, एक मस्जिद के सामने से पथराव हुआ। और कल आपने देखा मांड्या में कुछ लोगों का, वो ग्रामीण के जो लोग थे, वो लोग गणपति के पूजा के बाद के मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, उस जुलूस पर पथराव हुआ। पहले तो उनको रोका गया कि इस इलाके से आप जा नहीं सकते हैं, और अचानक मस्जिदों से पत्थरबाजी भी शुरू हुई। सवाल ये इम्पोर्टेंट ये है कि आज राहुल गांधी अमेरिका में जो बात कर रहे हैं और वो जिस तरह से भारत की छवि को बनाते हुए और सीधे सीधे हिंदू पे टारगेट करते हैं, कम से कम कर्नाटक के बारे में, मांड्या के बारे में भी वो सोच लेते और देख लेते कि वहाँ हो क्या रहा है। उस सिद्धारमैया की सरकार की बात जो बीजेपी के प्रवक्ता नेता कह रही थी, सीधे आप ये देखिए ना कि पिछले 6-7 महीने से किस तरह से एक डिजाइन बना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब संयोग नहीं है, प्रयोग है। अगर तमिलनाडु सरकार के मंत्री हैं, स्टालिन के पुत्र हैं उदयनिधि मारन, अगर वो कहते हैं इस तरह से कि हिंदू बीमारी है, सनातन बीमारी है, सनातन कोड है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये मंत्री, अभी जो गृह मंत्री बयान दे रहे थे स्थिति की और जो समीक्षा कर रहे थे, खुद उन्होंने, परमेश्वर ने कहा था कि उसने गलत क्या कहा था, सनातन बीमारी है। प्रियांक खड़गे जो मंत्री हैं, खड़गे साहब के पुत्र हैं, उन्होंने ये बात कही थी। तो आप जब एक तरह से हिंदू सनातन परंपरा उत्सव, उसके सारे त्योहारों को लेकर आप अगर इस तरह की भावना, अपनी भावना व्यक्त करेंगे एक सरकार में होते हुए, एक जिम्मेदार पद पे होते हुए, तो उसका रिपरकशन समाज में आपने देखा किस तरह से हुआ है। सवाल उससे भी इंपॉर्टेंट है, ये भारत देश है,
संविधान के रूप में अगर आपको धार्मिक आज़ादी है, कहीं भी किसी भी जगह अपनी धार्मिक जो उद्गार है, धार्मिक अभिव्यक्ति है वो व्यक्त करना, तो क्या ये हिंदुस्तान में बांग्लादेश में जिस तरह से डिक्टेट हुआ है कि आप अब दुर्गा पूजा के समय में कि हिंदू के मंदिरों में कोई घंटा नहीं बजेंगे, कोई आरती नहीं होगी, कोई भी लोग भजन कीर्तन नहीं कर सकते हैं, जब जब आजान का टाइम होगा तब तक पूरा साइलेंस रहेगा, तो क्या हिंदुस्तान में ये स्थिति बन रही है कि जिस जिस इलाके में आप कहेंगे कि ये इलाका जो है उस इलाके में आप नहीं कर सकते, तो वहाँ धार्मिक आज़ादी की अभिव्यक्ति की आप पूरा छीन लेंगे? तो ये सब चीज़ें जो हो रही है उस पर विचार करनी चाहिए कि भारत एक वसुधैव कुटुंबकम की धरती है, और उसके बारे में अगर राहुल गांधी अमेरिका में इस बात को करते हैं और इसकी इस तरह से हिंदू को हिंसक बताते हैं और यहाँ आके उस तरह की बातों पे चुप हो जाते हैं, तो ये चुप होना इस देश के लिए घातक साबित होगा। जी बिल्कुल। तो इससे पहले कि इस पर हम पॉलिटिकल कमेंट्स लें, मैं अतीकुर रहमान के पास जाना चाहूँगा। अतीकुर रहमान जी, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ी हुई हैं, ये असहनशीलता क्यों? क्या कहीं से भी इस्लाम इस तरह की चीज़ों के लिए इजाज़त देता है कि अगर किसी दूसरे धर्म का प्रोसेशन निकल रहा है तो उसमें बाधा पहुँचाई जाए, पत्थर फेंके जाए? निखिल जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि गणेश उत्सव हिंदुओं का कोई पर्व है, ये हमारे भारतीयों का पर्व है, और हमने मुंबई में तो इसको सजाया है, संवारा है, और तमाम मतभेद होने के बावजूद मोहल्ला कमेटी जिसपे ऑर्गेनाइज होती हैं और अच्छी तरह से हिंदू मुसलमान सब मिलके बनाते हैं, तो ये हम भारतीयों का पर्व है। अब जो आपका सवाल है कि भाई ये मुसलमान किस तरह से इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो निखिल जी मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हमने इससे पहले 10-12 साल पहले तो कभी ये हरकतें नहीं देखी। हमें हमेशा से साथ में मिलजुल के, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे हरियाणा हो, घटनाएं पहले भी होती थी, घटनाएं पहले भी होती थी। अतीकुर रहमान साहब, उनकी संख्या जरूर कम थी, उनकी संख्या जरूर कम थी, इंटेंसिटी थोड़ी कम रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि घटनाएं पहले नहीं होती थी। निखिल जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी गणेश उत्सव के वक्त में तो कभी ये घटनाएं नहीं सुनी। तो दुर्गा पूजा में देखा होगा। मैं बिल्कुल इसकी बात नहीं कह रहा हूं कि गणेश उत्सव में ही हो जाए, लेकिन दुर्गा पूजा में देखा होगा। तो ये जो है इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है और यही चिंता का विषय है। मुझे आपकी बात ये अच्छी लगी कि ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं, पूरे देश का त्योहार है, लेकिन कम से कम इस बात को समझने के लिए सभी लोग राजी हों तब तो। अब निखिल जी, आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग इसको समझेंगे? आप देखिए, ये हम पहली बार डिस्कस नहीं कर रहे हैं मीडिया चैनल पर कि इस तरह की पथराव की घटनाएं हो। इससे पहले भी हमने कम से कम 2-3 साल हो गए, 5 साल हो गए, हम ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भाई ये हिंदू पर्व के ऊपर मुसलमान मस्जिद के पास क्यों पत्थर इकट्ठा करके ये हरकतें कर रहे हैं। अब इस बीच में आप देख लीजिए, इस बीच में 6 महीने तक के यही पॉलिटिकल लीडर जब अपनी रैलियों के अंदर इस तरह के भाषण दे रहे थे, दोनों को मैं जिम्मेदार ठहरा रहा हूं, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, मुस्लिम लीडर्स को भी और हिंदू लीडर्स को भी। जब ये भड़काऊ भाषण दे रहे थे तब हम खामोश क्यों थे? तब ये जेल के पीछे इनको हमने मांग क्यों नहीं की कि भाई ये मुसलमान लीडर है और ये हिंदू लीडर है, इसने भड़काऊ भाषण किया है, इसको जेल के पीछे जाना चाहिए था। आज पर्व के मौके के ऊपर हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं? इससे पहले कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, उस पर एक्शन क्या लिया? कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक के कह दिया कि डीजी को पॉलिटिकल लीडर्स का परमिशन लेने का भी कोई रोकने की जरूरत नहीं है, इमीडिएट तुरंत एक्शन हो। कितने पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर आज तक के एक्शन हुआ है भड़काऊ भाषण के लिए? ये बड़ा सवाल है। और ये चलते हुए ये चीजों को हम ठीक है, तो आपका कहना है कि ये दरअसल जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और आपका कहना है कि दोनों ही पक्षों की तरफ का ये इस तरह की बातें भड़काते हैं। इस बात पर हम लेकर आते हैं राहुल सिंह काजला को। राहुल सिंह काजला, अभी आपने स्टेटमेंट सुना बीजेपी नेताओं का भी और आम लोगों का भी, और किस तरह से आपने ये देखा कि ये जो पूरा प्रकरण इस तरह से सामने आता है कि जब भी हिंदू पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो और गणेश उत्सव हो, उस पर पथराव करना और उसके बाद जो कार्रवाई होती है या उसके पहले की जो बयानबाजी होती है, दरअसल वो आग में घी डालने का काम करती है और उसके बाद ये सारी सियासत शुरू हो जाती है। कांग्रेस को क्यों न जिम्मेदार ठहराया जाए जब इस तरह की बयानबाजी होती है कि सनातन एक बीमारी है
और उसके बाद जो इस तरह के जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो उसमें भी कार्रवाई एक तरफा की जाती है, न सिर्फ चाहे वो जो कल मांड्या की जो कार्रवाई हुई उसमें भी ये देखने को मिल रहा है। जी निखिल जी, आप अभी हम दो विषयों पर बात कर रहे हैं, मैं दोनों का ही जवाब दूंगा। पहला विषय बांग्लादेश में जिस प्रकार का एक तुगलकी तालिबानी एक फरमान जारी किया गया कि मंदिरों में घंटे नहीं बजेंगे और लाउडस्पीकर पर भजन नहीं चलाए जाएंगे जब अजान का समय होगा, ये वास्तव में एक चिंता का विषय है। और जैसा मैंने कहा, एक तुगलकी और तालिबानी फरमान है और किसी भी देश में, और खासतौर पर अगर हमारे पड़ोसी देश में ऐसी चीज हो रही है तो वो एक बड़े चिंता का विषय है। और अगर आप ध्यान दें तो इसकी समानता हमारे देश में कई लोग ऐसी मांग कर रहे हैं कि एक वर्ग विशेष के लोग लाउड स्पीकर पर अपनी जो प्रार्थनाएं हैं उनको ना गाए, तो एक समानता सी दिखती है मुझे। अगर वो सरहद के उस पार हो रहा है तो भी गलत है, और सरहद के इस पार भी अगर उसकी मांग हो रही है तो वो भी गलत है। दूसरी आपने बात कही कि कर्नाटका में इस प्रकार की घटनाएं हुई और गुजरात में इस प्रकार की घटनाएं हुई, तो कांग्रेस को क्यों ना उसका जिम्मेदार बताया जाए। तो सिद्धारमैया जी ने जिन 52 लोगों के अरेस्ट की बात कही निखिल जी, क्या वो 52 लोग एक वर्ग विशेष से थे? क्या 52 लोग हिंदू संगठनों से थे? क्या 52 लोग, उन्होंने ये नहीं कहा कि दोनों ही वर्गों से 52 लोगों का अरेस्ट किया गया? क्या दोनों ही तरफ से लोगों का अरेस्ट नहीं किया गया? और अगर यहाँ पर तो आप कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहरा देंगे, क्या गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार है? क्या देश के हर उस कोने में कांग्रेस की सरकार है जहां इस प्रकार की घटनाएं होती हैं? क्या वो व्यक्ति भी कांग्रेस से है जो ये कहता है कि मैं कपड़े देख करके चिन्हित कर लेता हूं दंगे कौन करता है? क्या वो व्यक्ति भी कांग्रेस से है जो कहता है कि कब्र खोद करके उनकी माताओं बहनों को बाहर निकालो? तो इसकी शुरुआत जो है निखिल जी, वो ऊपर से होनी चाहिए। अमन और चैन की शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए। अगर ऊपर बैठे हुए जो सियासत में ऊपर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो आप अमन और चैन की शुरुआत करेंगे तो वो नीचे तक वो पैगाम आएगा, और नीचे तक जो सभी लोग हैं उनको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपका कहना है कि ये जो 52 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसमें अधिकांश लोग, मैं आपको बताऊं कि 40 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ जो है, जो हिंदू है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसलिए अगर ये कहा जा रहा है एक तरफा है तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं इसमें एसएन सिंह को लेकर के आऊँगा। एसएन सिंह ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो विधि सम्मत हो रही है, और कहीं ना कहीं जो आपके साथ के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं या जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो भी इसको इस तरह की चीज़ें भड़काने में पीछे नहीं है, और इस बात को अतीकुर रहमान भी कह रहे हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि एक धर्म ऐसा है, इस्लाम धर्म, जो संविधान और इस्लाम को चुनना होगा तो किसको चुनेगा? वो संविधान को नहीं चुनेगा, इस्लाम को चुनेगा। उस इस्लाम में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ कट्टर इस्लामीवादी लोग हैं जो दूसरे धर्म को मानते नहीं हैं, और उसमें भी घी डालने का कार्य कौन करते हैं? राहुल गांधी सरीख के लोग, कांग्रेस के लोग, जो कहेंगे हिंदू लड़के तो लड़की छेड़ने मंदिर जाते हैं, हिंदू धर्म ही नहीं होता, हिंदू धर्म तो डेंगू होता है, मलेरिया होता है, राम तो काल्पनिक थे, राम सेतु तो था ही नहीं। तो इस तरह की बातों को करके हवा देकर, और जहां कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, चाहे सरस्वती पूजा में, चाहे दुर्गा पूजा में, या आज की जो घटना आप गणेश उत्सव में बताए हैं, वहां हो जाती है, तो एक पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। जब कांग्रेस की जहां सरकार होती है केंद्र में और जिन राज्यों में, वहां ऐसे विशेष धर्म को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है कि नहीं, आप ऐसे घटनाओं को करेंगे तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है, और जब मनोबल पश्चिम बंगाल में बढ़ेगा, केरल में बढ़ेगा, महाराष्ट्र में भी बढ़ेगा। हमारे मित्र कह रहे थे गणेशोत्सव पे तो हमने ऐसा देखा नहीं, शायद उनको याद नहीं है, कांग्रेस की ही सरकार थी, पुणे में गणेश उत्सव के समय में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे, शायद उनको पता नहीं है। थाने के वर्तक नगर में, महाराष्ट्र में, वहां गणेश उत्सव के समय में हो गए थे, और उन्होंने कहा कि ऐसा तो होता ही नहीं, हम तो सभी धर्मों को मानते हैं। तो कश्मीर की घटना इन्हीं के समय में 90 की थी, जिसमें 1100 मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजान करके कहा गया कि या तो आप धर्म परिवर्तित कर लीजिए या छोड़ दीजिए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि कुछ लोग चाहते हैं भारत में शरिया को लागू करना, वो कैसे कैसे अपने या तो धर्मांतरण करा के, नहीं तो आप पत्थरबाजी करके, गला काट के, भय दिखाकर ऐसे कार्य को करेंगे, और उनके साथ ऐसे चुनिंदे लोग तुष्टीकरण के लिए उनको वोट मिलता रहे, उनकी सरकारें बनती रहें, उनका समर्थन करेंगे। नहीं तो भारत तो बहुसंख्यक, हिंदू बहुसंख्यक देश है। दुनिया में कहीं आप बताइए जो जिसकी संख्या ज्यादा है वो वोट डर के रहता हो, वो बार बार संविधान की बात करता हो। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि भारत में शरिया लागू हो जाए। हालांकि औरंगजेब भी चला गया, और लोग भी चले जाएंगे, वो चीजें तो लागू नहीं हो पाएगी। फिर भी मैं स्पष्टीकरण से कहूंगा कि जो हिंदू विरोधी सोच है,
जो हिंदू मान्यताओं के प्रति, हिंदू परंपराओं के प्रति, हिंदू संस्कारों के खिलाफ जो सोच है कांग्रेस की, सोच के नाते जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहती है या कांग्रेस सरीखे लोगों की सरकार रहती है, जैसे पश्चिम बंगाल है, वहां शोभा यात्रा पे भी पथराव होगा, वहां हिंदुओं के धार्मिक यात्राओं पे भी पथराव होगा और गणेशोत्सव पे भी पथराव होगा। ये तो एक विचारधारा काम कर रही है ना, वो विचारधारा जो ये मानकर चलती है कि सिर्फ मेरा धर्म है, दूसरे का धर्म नहीं है, हम कानून को नहीं मानते, हम संविधान को नहीं मानते हैं, हम शरिया को मानते हैं, वो लोग ऐसा कार्य करते हैं। अगर कानून अक्षरशः इस तरह का पालन करती तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में अगर लाउड स्पीकर उतारा जाता है, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, तो सबसे पहले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो जिस मठ के महंत है, जहां के मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले अपना लाउड स्पीकर उतार के मैसेज देने का कार्य करते हैं कि नहीं, संविधान सबके लिए बराबर है। लेकिन कांग्रेस की सरकारों में संविधान सबके लिए बराबर नहीं है। इनके समय में संविधान विशेष धर्म के लिए अलग और बहुसंख्यक के लिए अलग। इसी नाते मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो जिस तरह से 60-70 साल सरकार चलाई, एक विशेष धर्म के लिए संविधान को बदलने का कार्य किया, साबानो केस में भी कार्य किया, जिस तरह से उनको प्रोटेक्शन देने का कार्य किया, इस नाते उनको आदत पड़ गई है कि आप संविधान को न मानिए, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को मानिए। हम तो निवेदन करेंगे कांग्रेस के मित्र से कि आप राहुल गांधी को समझाइए, आप बताइए कि दूसरे के भी धर्म, परंपरा, संस्कृति, उसकी के भी अच्छाई की बात करिए, उसमें भी शरीक होइए, उसमें भी शामिल होइए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो है इफ्तार पार्टी मत करिए, आप इफ्तार पार्टी करिए, तो अगर गणेशोत्सव में भी कोई जा रहा है उसकी भी तो तारीफ करिए ना साहब। आप तो आतंकवादियों के साथ चले जाते हैं, आप अपराधियों के साथ चले जाते हैं, आप यासीन मलिक के साथ चले जाते हैं, आप इल्हान ओमर के साथ चले जाते हैं। नहीं, भारत में कहीं ऐसा कोई कानून है क्या कि भारत का ही कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री, भारत के ही संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर भारत के किसी सांस्कृतिक परंपरा, किसी पूजा पाठ, सामाजिक कार्यक्रम में मिलता है तो तकलीफ हो जाती है। लेकिन वही मनमोहन सिंह साहब को देखिए, मनमोहन सिंह साहब किससे मिलते हैं? यासीन मलिक जो एक आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहता है। राहुल गांधी जी किससे मिल रहे हैं? जो भारत के खिलाफ इल्हान ओमर जो काम कर रही है उनसे मिल रहे हैं। तो ये फर्क है कि कुछ लोग भारत को मानते हैं, कुछ लोग रहते तो भारत में है, न भारत की संस्कृति को मानते हैं, न भारत की परंपराओं को मानते हैं, न हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म को तो डेंगू मलेरिया कहेंगे, हिंदुओं को तो हिंसक कहेंगे। निश्चित तौर पे आपके जिम्मेदार चैनल से इनको ये बताना होगा कि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें सबको आज़ादी अपने तीज त्योहारों को मनाने की, और कदापि इस तरह का प्रयास मत करिए कि हिंदू धर्म के अगर कोई तीज त्योहार आते हैं तो आप कंकड़ पत्थर उनके ऊपर चलाइए। जी, अतीकुर रहमान जी, सवाल इस बात का भी उठता है। निखिल, मैं सॉरी 1 मिनट इनका जवाब देना। वो बहुत कांग्रेस के जो हमारे नेता है राहुल काजल जी, उस साहब ने एक जो बहुत कंट्रोवर्शियल लाइन बोली है। उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश और भारत में भी जो चीज़ें, बांग्लादेश में लाउड स्पीकर का बंद कर दिया गया है मंदिरों के, और ये वहाँ पे गुरुद्वारे के और सारे पूजा पाठ बंद करा दिए गए हैं। यही चीज़ उन्होंने कहा कि ये भारत में भी कभी हुआ है और भारत में भी होता रहा है। आपने सीधे मांग हो रही है, आपने ये बात कही है। अभी आप देखिए, आप जब बात कहते हैं तो उस बात पे रहिए, आप चाहे जिस इसमें कहे हो, लेकिन आपने ये कहा कि ये बांग्लादेश में जो ये तुगलकी फरमान है, ये तुगलकी फरमान कभी भारत में भी होता है। आप भारत को बांग्लादेश से कंपैरिजन करते हैं। प्लीज आप इस बात को, आप लोग जिस तरह से चीजों को मोटिवेशन आपको मिला है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से आप उन चीजों को उलझाते हैं, आप पाकिस्तान से कंपैरिजन करेंगे, आप बांग्लादेश से कंपैरिजन करेंगे, आप ही के शासित राज्य हिमाचल में है, वहीं आप देख लीजिए एक अवैध सरकारी जमीन पे 5 तल्ला इमारत बन गई और लोग सड़क पे हैं। आपकी कांग्रेस सरकार है वहां पे, और आप बात कर रहे हैं बांग्लादेश से, उसकी तुलना कर रहे हैं। आज वो समाज जो है, वो समाज का हर एक बच्चा, बूढ़ा, नौजवान सड़क पे है। इस देश को आप लोगों ने ये बना रखा है कि कोई चीज बात करो तो आप सीधे ये कंपैरिजन करेंगे कि बांग्लादेश का। आप पहले अपनी बात वापस लीजिए, आप अपनी बात वापस लीजिए इस बात को कि ये बात आप देखिए कि बांग्लादेश में 24% आबादी हिंदुओं की थी, वो हिंदू आबादी आज घट के 8% हुई है। और ये इंटरिम गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर का कहिए तो मैं बाइट सुना दूं बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट का।
आप सुनना चाहेंगे, आप सुनना चाहेंगे किसी दुनिया के किसी देश में ऐसा हुआ है? कभी आपने देखा है कि वहां माइनॉरिटी के लिए आप कहेंगे कि तुम पूजा पाठ बंद करोगे? सिर्फ वो तुमको अजान सुनना है, अजान के समय में कोई पूजा, अभी दुर्गा पूजा का समय है, बंगाल से लेके बांग्लादेश तक दुर्गा पूजा के हर लोगों का एक फेस्टिवल होता है। आप कह रहे हो लोगों को हम पूजा नहीं करने देंगे, और आप लोग उसकी आप लोग कंपैरिजन कर रहे हैं भारत से। ये मैं कह रहा हूं आप लोगों को शर्म करनी चाहिए इस तरह के कंपैरिजन देके नेशनल टेलीविजन पे। गोदी मीडिया वाली चीज अब नहीं चल रही है। देखिए आपको अगर शर्म नहीं आती है तो मैं आपको कह रहा हूं ये करनी चाहिए आपको, कि आप बांग्लादेश से कंपैरिजन करा रहे हैं। यही बांग्लादेश के पास में, आप बांग्लादेश के साथ में आप बंगाल के हालत देखिए, इसी कंपैरिजन के हो रहा है। जो बात अभी कह रहे थे सेन सिंह साहब, वहां दुर्गा पूजा से लेके हर पूजा त्योहारों में ये बैन किया, नक्शा बनाया जाता है, मैप किया जाता है कि ये सेंसिटिव इलाका है, यहाँ आप नहीं जा सकते। क्या बात करते हैं? हिंदुस्तान में लोगों को आप कहेंगे कि यहाँ नहीं, यहाँ मुस्लिम आबादी, यहाँ मत जाइए, यहाँ वो आबादी, यहाँ मत जाइए, और ये कबाल की बात कर रहे हैं और उसको आप तुलना भी किए जा रहे हैं। बैठे हुए व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। निखिल जी कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछिए, क्या भारत का रहने वाला कोई व्यक्ति अब भारत में भी वीजा लेगा? क्या कांग्रेस के लोगों से पूछ के कहीं जाएगा क्या कि ये बहुसंख्यक मुस्लिम इलाका है, यहाँ नहीं जा सकते हैं, यहाँ पूजा पंडाल नहीं लग सकता है, या हम इधर से यात्रा नहीं निकाल सकते? ऐसा है क्या? ठीक है, मैं एक चीज ये समझना चाहता हूँ, मैं जो आप कब्रें खोद रहे हैं और चिन्हित कर रहे हैं कपड़े देखकर लोगों को। भाई पालघर के साधुओं की हत्या वर्तमान में आपकी सरकार ने कराया। इंदिरा गांधी जी का कृत्य आप देखे ही कि दिल्ली में बुलाकर साधुओं के ऊपर गोली का प्रहार की। आपकी सरकार हमेशा से कहती है कि हिंदू है ही नहीं, हिंदू धर्म ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग अपना धर्म बदल लिए हैं, आप लोग अपना आचरण बदल लिए हैं, आप लोग भारत के प्रति अपना सोच बदल लिए हैं, तो भारत के लोग तो नहीं बदले हैं ना। बहुत सारे लोग तो मुगलों के डर से भी बदल लिए थे, अब कांग्रेस के लोग भी बदल लिए हैं, लेकिन संपूर्ण भारत तो नहीं बदले हैं ना। अब भी भारत के लोग भारत के साथ खड़े हैं, भारत की संस्कृति के साथ खड़े हैं, गणेशों के साथ खड़े हैं, दुर्गा उत्सव के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि ऐसी चीजों में आपको नकारात्मक सोच से बाहर आना चाहिए। आपको तो ये कहना चाहिए कि नहीं, पूजा पंडाल पे ऐसा जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय है, आपको निंदा करनी चाहिए। मैं हिम्मत ठीक है, मैं यहाँ आप सबको रोकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, उसके बाद ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन चाहेंगे थोड़ा विषय पर रहेंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और सीधे चर्चा को बहाल करेंगे और आएंगे अतीकुर रहमान के पास। अतीकुर रहमान साहब, अभी आपने कहा कि भारत में ये जो गणेश उत्सव है ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, भारतीयों का है, सभी भारतीयों का है। दरअसल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये हकीकत से कहीं दूर लगता है, क्योंकि आपने अभी बगल में आप बांग्लादेश का देखिए, जहां आबादी ज्यादा हो जाती है, जहां प्रभुत्व ज्यादा हो जाता है, वहां पर यह गंगा जमुनी तहजीब नजर नहीं आती है। अभी जो फरमान हिंदुओं के लिए दिया गया है, और जो फरमान मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर दिए जाते हैं, वहां पर ये हिंदुओं के साथ में ये जो गंगा जमुनी तहजीब है वो नजर नहीं आती। जी निखिल जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एसएन सिंह साहब का कि उन्होंने खुलासा किया इस बात का कि कुछ लोग हैं, कुछ मुसलमान हैं जो कि शरिया लागू करना चाहते हैं, और इसमें तमाम मुसलमान ऐसा नहीं सोचते हैं। संविधान हमारे लिए बहुत प्यारा है, तिरंगा प्यारा है, और हम शरिया जो मेरा कम से कम है और मेरे जैसे लाखों लाख मुसलमानों का, करोड़ों मुसलमानों का शरिया हमारी घर और हमारी मस्जिद तक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम सर्वप्रिय मानते हैं। दूसरी बात, एसएन सिंह साहब,
कि शरिया ही है जो हमें सिखाता है कि किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को आप किसी तरह से भी आघात ना करें, क्योंकि अगर आप आघात करेंगे इस तरह से, उनको क्षति पहुंचाएंगे, तो वो आपको क्षति पहुंचाएंगे। ये कुरान हमको शरिया सिखाता है। ये बात निखिल जी बांग्लादेश तो के लोगों को ये बांग्लादेश में कौन किसको क्षति पहुंचा रहा है अतीकुर रहमान साहब, ये सवाल तो पूछा जाएगा। एग्जैक्टली जो फेल स्टेट का सामना हम कर रहे थे, पाकिस्तान जिसका नाम था, और अब निखिल जी हमको ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के लिए भी हमको ये वर्णन करना पड़ेगा कि वो भी एक फेल स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। जिस दिन यहाँ पर शरिया लागू हुई, एक सवाल है, जिस दिन 1980s में ज़ियाउल हक ने शरिया को लागू पाकिस्तान में किया था, वो एक फेल स्टेट हो गया था। कोई शरिया इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को आप नुकसान पहुंचाओ, चाहे वो मुसलमान हो। देखिए, मुस्लिम बहुल इलाके में कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा होगा। एक मुस्लिम बहुल देश में जहां आबादी 24% से घटकर 8% पर आ जाती है, वहां कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा है, ये इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम सब लोग समझ रहे हैं। फिलहाल आज हमारे पास इस चर्चा का विषय के लिए इतना ही समय है। हम आप सभी मेहमानों का धन्यवाद देंगे और इस चर्चा को विराम देंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो इस वक्त के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।